In the previous talk, we have discussed the medical physics in journal. हमने medical physics की बात की थी कि medical physics क्या है, इसकी क्या applications हैं, इसमें हम क्या physics पढ़ते हैं, किस तरह की physics जिसकी applications medicine में होती हैं, उसको कुछ उसका overview किया था. आज हम बात करने जा रहे हैं रेडिएशन थेरापी या रेडियोथेरापी के बारे में. मेडिकल फिजिक्स को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें या तो उसके दो हिस्से बनाएं तो वो एक उसका डायग्नोस्टिक और एक ट्रीटमेंट. डायग्नोस्टिक का मतलब है जो वो वाली फिजिक्स जो तशखीस में किसी बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है. उसमें बहुत सारे मशीनें जैसे हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, सीटी, एमआरआई और इस तरह की दीगर जो मशीनें हैं जिससे हम वो इमेजेस लेते हैं जो किसी डिजीज़ को, किसी बीमारी को डिटेक्ट करने में, कंफर्म करने में या उसकी ग्रोथ के बारे में कि वो कितना ज़्यादा है, कम है, उसकी इंटेंसिटी के बारे में जानने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. ट्रीटमेंट में हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन मेडिकल फिजिक्स में यूज़ होता है वो रेडिएशन थेरापी या रेडियोथेरापी का है. रेडियोथेरापी को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लें, कैंसर को, क्योंकि रेडियोथेरापी जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है. इस लेक्चर को मैं स्टार्ट में थोड़ा सा जनरल इसलिए कर रहा हूँ, आम ऑडियंस को भी दिलचस्पी होती है कि कैंसर क्या है और उसका इलाज किस तरह से पॉसिबल है, इसलिए इसको मैं उर्दू में भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा जनरलाइज्ड कर रहा हूँ. उसका फिर जो दूसरा हिस्सा होगा वो थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, फिजिक्स से रिलेटेड होगा. कैंसर एक डिजीज़ है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर अल्लाह ताला ने दो चीज़ें रखी हुई हैं कि उसने कैसे बढ़ना है, कैसे तकसीम होना है और उसकी जिम्मेदारी क्या है. अगर वो किसी वजह से अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों में से किसी एक को भूल जाए, वो किसी भी वजह से हो सकती है. कैंसर की जो काजेज है वो आज भी अननोन है, उसकी ट्रीटमेंट अगरचे अब पॉसिबल है. तो अगर किसी वजह से वो सेल अपनी इन चीज़ों के बारे में वो अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भूल जाए तो उसकी वजह से वो उसकी जो तकसीम है वो उस तरह से नहीं होती जैसे होनी चाहिए, या फिर उसकी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से उसने जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी है. तो उसको कैंसर कहते हैं. ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में कहते हैं कि ये किसी भी बॉडी में किसी भी जगह पे और उम्र के किसी भी हिस्से में और किसी भी शख्स को, मर्द, औरत, बच्चा, इसकी कोई कैद नहीं है. क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहते हैं कि ये कम उम्र, ये ज़्यादा उम्र, ये कम जो लोग हैं, कमज़ोर लोग या ज़्यादा मोटापे वाले लोग, इस बीमारी में ऐसा कुछ भी नहीं है. ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी उम्र के हिस्से में हो सकता है और किसी भी शख्स को, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी हो सकता है. इसका जब इलाज होता है उसके इलाज के लिए तीन ऑप्शंस होते हैं. जब डायग्नोस्ड हो जाए, जब कंफर्म हो जाए कि किसी को कैंसर है तो उसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहली पॉसिबिलिटी सर्जरी है, दूसरी कीमोथेरापी है और तीसरी रेडिएशन थेरापी है. सर्जरी का मतलब आप जानते हैं कि सर्जिकल मेथड से उस अनवांटेड पोर्शन को, उस अनवांटेड ट्यूमर को, जिसको ट्यूमर भी कहते हैं, उसको रिमूव करना. ट्यूमर की बेसिकली तो दो टाइप्स होती हैं, एक बेनाइन ट्यूमर जिसको हम बेजरा ट्यूमर कहते हैं और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको जो कैंसरियस ट्यूमर होता है, जो कि खतरनाक होता है. बेनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं होता, उसको बेशक कुछ भी ना करें, वो कुछ भी नहीं करता. जो अदरवाइज मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसका एक ऑप्शन सर्जरी है कि अगर वो लिमिटेड है, अगर वो किसी ऐसी जगह पे है कि जिसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, तो सर्जरी एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर मौजूद है. लेकिन ये जो तीनों ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं ये ज़रूरी नहीं कि अकेले ही अप्लाई हों. बाज़ औक़ात इनमें से कोई दो, बाज़ औक़ात इनमें से कोई तीनों भी अप्लाई किए जाते हैं और किसी ख़ास आर्डर भी ज़रूरी नहीं है. बाज़ औक़ात तरतीब इनकी आगे पीछे होती रहती है. कीमोथेरापी का मतलब है ड्रग्स के ज़रिए, टैबलेट्स के ज़रिए, इंजेक्शंस के ज़रिए, जो मेडिसिन के ज़रिए सिंपली इलाज करने को कीमोथेरापी कहते हैं. लेकिन ये कीमोथेरापी में भी जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो बड़ी एग्रेसिव किस्म की होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट बड़े बहुत ज़्यादा होते हैं. तीसरा ऑप्शन है रेडिएशन थेरापी का, जिसका ताल्लुक फिज़िक्स के साथ है. यानी जब भी किसी कैंसर हॉस्पिटल में पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के लिए, अगर वो सर्जरी और कीमोथेरापी के प्रोसेस से गुजर रहा है तो फिजिसिस्ट का वहाँ पे कोई काम नहीं है. फिजिसिस्ट का काम
शुरू होता है जब वो रेडिएशन थेरापी के डिपार्टमेंट में, रेडियो थेरापी के डिपार्टमेंट में आता है, तो वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग, उसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिनको फिजिक्स के लोग डील करते हैं। इस प्रैक्टिस को रेडियोथेरापी कहते हैं। रेडियोथेरापी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रेडिएशंस के ज़रिए से थेरापी यानी इलाज यानी ट्रीटमेंट। रेडियोथेरापी की दो टाइप्स हैं, एक को हम इंटरनल बीम और दूसरे को एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी कहते हैं। इंटरनल बीम रेडियोथेरापी को ब्रेकीथेरापी भी कहते हैं। ब्रेकीथेरापी में सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्सेज यूज होते हैं जो कि ट्यूमर की साइट के ऊपर यानी रेडिएशन का जो सोर्स है उसको उस जगह पे पहुंचा दिया जाता है जहां पे ट्यूमर है, जहां पे अनवांटेड ग्रोथ है उसको, ताकि वो रेडिएशन का सोर्स वहीं पे अपनी रेडिएशन सारी की सारी ट्रांसमिट करे। और फिर ज़ाहिर रेडिएशन के अंदर एनर्जी है और उस एनर्जी से वो जो उनका जो सेल है, जो उसका डीएनए है, वो डैमेज हो जाएगा। अब सवाल बाज लोग करते हैं कि जो नॉर्मल सेल है वो भी तो डैमेज हो जाएगा। यस, वो भी हो जाता है, लेकिन नेचुरली नॉर्मल सेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी सर्टेन पीरियड के बाद रीग्रो कर देते हैं, दोबारा से पैदा हो जाते हैं। जिसकी मिसाल आपके अगर किसी जगह पे हाथ पे चोट लग जाए, कट लग जाए, तो कुछ दिन के बाद वो दोबारा हील अप हो जाता है। नॉर्मल सेल्स की ये खूबी है कि वो दोबारा जुड़ जाते हैं, दोबारा रिकवर कर जाते हैं। तो रेडियोथेरापी में भी जब हम रेडिएशन देते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो उन दोनों सूरतों में नॉर्मल टिश्यू डैमेज तो होते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो रिकवर हो जाते हैं। तो ये वो सेक्रीफाइस है, ये वो कीमत है जो बहरहाल देनी पड़ती है। तो इंटरनल बीम रेडियोथेरापी बहुत कम इस्तेमाल होता है, उसमें हम डिफरेंट किस्म के सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। रेडियो न्यूक्लियाइड्स मसलन सीजियम 137, इरिडियम 192, गोल्ड 198, आयोडीन 125 और इस तरह कुछ और भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं जो कि ब्रेकीथेरापी में इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम सोर्स को इंस्टॉल करने, जो एक एप्लीकेटर के ज़रिए से उसको पेशेंट के जो ट्यूमर या डिजीज़ की साइट है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक को लो डोज रेट और एक को हाई डोज रेट, LDR और HDR कहते हैं। HDR का मतलब है ज़्यादा डोज रेट, यानी आप पेशेंट को थोड़ी देर तकलीफ तो दे दें लेकिन सारी डोज दे दें। लो डोज रेट में डोज आहिस्ता आहिस्ता मिलता है, इसलिए ज़्यादा देर तक पेशेंट को उस कनेक्टिविटी से गुजरना पड़ता है जो मशीन और पेशेंट के बीच में कायम होता है। इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे। रेडियोथेरापी के लिए जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट सोर्स इस्तेमाल होते हैं। रेडियम है, कोबाल्ट 60 है, सीजियम है। अब इन सब की अपनी अपनी एक फिजिक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन एक इनकी हाफ लाइफ डिफरेंट है, इनकी जो एनर्जी है फोटॉन एनर्जी वो डिफरेंट है, इनके जो हाफ वैल्यू लेयर्स हैं वो डिफरेंट हैं, इनका एक्सपोजर रेट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर जो कोबाल्ट 60 हम यूज़ करते हैं उसका हाफ लाइफ 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा 5.26 ईयर्स है। उसके अंदर जो फोटॉन एनर्जी है वो 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या दो एनर्जीज 1.17 और 1.33 के उसके पास होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास गोल्ड है उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, 2.7 डेज़ है। आयोडीन है 59.4 डेज़ है। सीजियम 30 ईयर्स है और रेडियम जो है उसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। इनकी एनर्जी भी डिफरेंट और इनकी बाकी करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट है। इनको फिजिक्स वाले देख के और इनकी अवेलेबिलिटी चेक करके इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं इंटरनल बीम रेडियोथेरापी के। ज़्यादातर पेशेंट को एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी से गुजरना पड़ता है। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी के लिए वैसे तो दो मशीन की चॉइसेस हैं, एक को कोबाल्ट 60 मशीन और एक को लीनियर एक्सेलेरेटर कहते हैं। कोबाल्ट 60 की मशीन जो है वो वैसे आउटडेटेड होती जा रही है, ज़्यादातर लीनियर एक्सेलेरेटर को प्रेफर किया जाता है। उसकी वजह यह है कि कोबाल्ट 60 में जो हमें रेडिएशन मिलती है, जो गैमा रेज मिलते हैं 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एनर्जी है वो कम है। लीनियर एक्सेलेरेटर में हमें इससे भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और दूसरी बात यह है कि लीनियर एक्सेलेरेटर में हमें एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन रेज दोनों की फैसिलिटी मौजूद है और हम देखते हैं कि किस पेशेंट को कौन से बीम की, कौन से रेज की ज़रूरत है, उसके मुताबिक उस मोड में हम उसको स्विच कर देते हैं। ये उसका एक बेनिफिट है।
ریڈیشن جو ایکسٹرنل بیم ریڈیو تھراپی ہے یہ انیشلی جب ہم کرتے تھے اس کو کنونشنل 2 ڈائمینشنل ریڈیو تھراپی کہتے تھے، پھر اس میں ایڈوانسمنٹ آئی تو 3D کنفارمل ریڈیو تھراپی، اس کے بعد انٹینسٹی ماڈولیٹڈ ریڈیشن تھراپی، پھر امیج گائیڈڈ ریڈیو تھراپی، اس کے بعد والیومیٹرک ماڈولیٹڈ آرک تھراپی. یہ ٹیکنیکس میں ایڈوانسمنٹس ہوتی رہی ہیں. 3D کنفارمل ریڈیو تھراپی میں 2D سے ایک ایڈوانس سٹیج تھا جس میں زیادہ کوریج ٹیومر کو بہتر کیا گیا اور نارمل ٹیشوز کو تھوڑا سا سپیئر کیا گیا. اچھا، یہ ٹیکنیکس میں بہتری کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کے ٹائم لائن کو دیکھیں ریڈیشن کے تو اس کی انرجی میں بھی انرجی جب انیشلی ہم پرانے وقتوں میں 100 سال پہلے کے چلے جائیں تو 20 kV سے کم بھی ہمارے پاس ریڈیشن ہوتی تھی. اس کے بعد 40-50 میں ہمارے پاس 40 to 50 kV کانٹیکٹ تھراپی آیا، پھر 50 سے انرجی بڑھی 150 kV تک جس کو سپرفیشل تھراپی کہا گیا، پھر 150 سے 500 kV تک آرتھو وولٹیج تھراپی، اس کے بعد 500 سے جب انرجی بڑھ کے 1000 kV یعنی 1 میگا الیکٹران وولٹ تک میگا وولٹ تک پہنچے سپر وولٹیج، اور الٹیمیٹلی آج ہم میگا وولٹیج تھراپی کے دور میں ہے جہاں پہ 1 میگا وولٹ سے زیادہ انرجی کے ایکس ریز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. اب بظاہر مشینیں کوبالٹ 60 کی بھی اور لینئر ایکسیلیٹر سملر اب اسٹرکچر نظر آتا ہے. ایک کاؤچ ہوتا ہے جس پہ پیشنٹ کو لٹایا جاتا ہے اور جو مشین کا ہیڈ ہے جو گینٹری جس کو کہتے ہیں وہ 360 اینگل پہ روٹیٹ کر سکتا ہے. اس کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے اور اس ایڈجسٹمنٹ کے بعد کمرے کے باہر جا کے ریڈیشن کو آن کیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو وہ جو ڈوز ہے پرسکرائب ڈوز وہ دی جاتی ہے. لینئر ایکسیلیٹر میں ہمیں موڈ بھی سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ الیکٹران سے ٹریٹ کرنا ہے یا ایکس رے سے ٹریٹ کرنا ہے اس کے اکارڈنگلی. تو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ کوبالٹ 60 اگر یوز کر رہے ہیں تو اس میں صرف ایک ہی انرجی ہے 1.25 میگا الیکٹران وولٹ اور وہ گیما ہے. لینئر ایکسیلیٹر میں پہلے تو موڈ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ ایکس رے یا الیکٹران، موڈ کے بعد پھر انرجی بھی. اگر الیکٹران اس میں ہے تو الیکٹران کی عام طور پہ 5-6 ڈفرینٹ انرجیز اویلیبل ہوتی ہیں، ہمیں ان میں سے کسی ایک کو سوئچ کرنا پڑتا ہے. اگر ٹیومر زیادہ تر اسکن کے آس پاس ہے تو کم انرجی، جتنا ڈیپ ہوتا جائے گا اتنی زیادہ انرجی ہمیں چاہیے ہوگی. اور اگر ہم ایکس رے یعنی فوٹان سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر عام طور پہ 1 یا 2 انرجیز اویلیبل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل 6and10, 6and15, 6and18 MV یہ انرجیز اویلیبل ہوتی ہیں. امیج گائیڈڈ اور انٹینسٹی ماڈولیٹڈ ریڈیشن تھراپی اس کی ٹیکنیکس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں اور وی میٹ کو بھی. لیکن پہلے میں ٹریٹمنٹ پلاننگ کے بارے میں بتا دوں جو فزسسٹ کا بڑا رول ہے جب اس کے پاس پیشنٹ بلکہ پیشنٹ کی بجائے پیشنٹ کے امیجز آتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیومر ہے تو پھر اس کے حساب سے ان کو دیکھتے ہوئے، ٹیومر کے سائز کو دیکھتے ہوئے، ٹیومر کی ڈیپتھ کو دیکھتے ہوئے، ٹیومر کی ایکسٹینٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی بیم اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی انرجی ہو. فیلڈ کی سیٹنگز یعنی اس میں فیلڈ سائز بھی آ جاتا ہے اور فیلڈز کے اینگلز بھی آ جاتے ہیں، کس اینگل سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اس کے بعد کچھ ہمارے پاس موڈیفیکیشن کے ٹولز ہوتے ہیں جس میں ویجز ہیں اور بیم ویٹس ہیں، ان کو بھی ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی جو ریڈیشن جس نے آنا ہے وہ پراپرلی اسی طرح ٹیومر کے مطابق آئے. پرسنٹیج ڈیپتھ ڈوز کا کنسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس گراف کو اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی انرجی زیادہ ہوتی جائے گی تو وہ اتنے آگے تک یعنی اس کا جو ڈیپتھ یہ جو ڈیٹا ہے واٹر میں ڈٹرمن کیا گیا. واٹر کی اور مسل کی بہت ساری پراپرٹیز سملر ہیں جس میں ڈینسٹی، جس میں نمبر آف الیکٹران پر کلو گرام اور جس میں افیکٹو ایٹامک نمبر اور ایٹامک نمبرز ہیں وہ سملر ہے. اس لیے واٹر میں یہ میئرمنٹ کی جاتی ہیں جس کو ہم ڈوزیمیٹری کہتے ہیں. اس کے بعد ان میئرمنٹس کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھیں کوبالٹ 60 کا PDD کرو کہاں پہ ہے، 4 MV کا، 25 MV کا اور 10 MV کا. اس سے بھی کم انرجی ہوتی تھی 3 ملی میٹر کاپر HVL. یعنی پہلے انرجی کو ہم اس طرح سے بھی ریپرزینٹ کرتے تھے کہ ایک ایسا ریڈیشن کی ایسی بیم جس کی انٹینسٹی کو ہاف کرنے کے لیے ہمیں 3 ملی میٹر کاپر کا کوئی تھکنس چاہیے. تو 3 ملی میٹر کاپر HVL یعنی ہاف ویلیو لیئر جس سے اس کی ویلیو آدھی ہو جائے. تو اس طرح سے بھی ریپرزینٹ ہم کرتے تھے. پرسنٹیج ڈیپتھ ڈوز کرو کو اگر اور سے دیکھیں اس میں 2 ریجن ہے، ایک بلڈ اپ ریجن اور ایک فال آف ریجن ہے. بلڈ اپ ریجن کا مطلب یہ کہ جیسے ہی ریڈیشن ہیومن باڈی کے سرفیس پہ یا واٹر کی سرفیس پہ ٹکراتا ہے تو پہلے کچھ 1-2-3 سینٹی میٹر تک اس کی انرجی بڑھتی ہے. یہ بلڈ اپ ریجن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ انٹریکٹ کرتا ہے
किसी भी मटेरियल से, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ मूव करवा लेता है, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी उसका हिस्सा बन जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बीइंग ए मटेरियल 2-3 सेंटीमीटर से आगे उसने नहीं जाना, उसके बाद उसकी एनर्जी में आप देखते हैं कि मुसलसल कमी है। लेकिन एक जगह जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डोज, और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें बीम की सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो जितनी ज्यादा, फॉर एग्जांपल 15 MV की बीम है तो उसका डीमैक्स 3 सेंटीमीटर तक होता है, तो वो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा कि स्किन को हमने अगर स्पेयर करना है, अगर ट्यूमर भी 3-4 सेंटीमीटर डेप्थ से शुरू होता है तो बेहतर है कि हम उस तरह की ज्यादा एनर्जी की बीम यूज करें, ताकि जो नॉर्मल टिश्यू से बीम पास होके जाएगा वहां पे कम एनर्जी मिलेगी, जो ट्यूमर में पहुंचेगा वहां पे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जब आप जो मशीन है लीनियर एक्सेलेरेटर है, उसकी जो ओपनिंग है जहाँ से रेडिएशन निकलना होता है वो नॉर्मली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हम एडजस्ट करते हैं। तो फिर अगर उसमें कुछ हमने कोई इरेगुलर शेप के ट्यूमर है या किसी चीज़ को स्पेयर करना है, तो पहले वक्तों में तो हमारे पास इस तरह के स्टायरोफोम कटिंग डिवाइस होते थे जिससे हम वो उसका एक्सरे रखते थे, और जिस जगह को हमने ब्लॉक करना था उसके मुताबिक हमने ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है स्टायरोफोम, इसकी कटिंग करते थे। फिर इस कटिंग के अंदर हम इसको लेड फिल करके लेड के ब्लॉक्स बनाते थे। लेकिन अब इनकी जरूरत कम रहेगी क्योंकि अब हमारे पास जदीद मशीनें हैं जिनमें MLC यानी मल्टी लीफ कॉलीमेटर्स आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक हम इन लीव्स को आगे पीछे मूव करा के कंप्यूटर कंट्रोल से हम ट्यूमर की शेप एग्जैक्टली बना सकते हैं। जितना जैसा भी ट्यूमर का शेप हो उस तरह से उसकी डिजाइनिंग की जाती है ताकि वो जो बीम आना है वो इसी शेप में आए। लेकिन वो इस शेप पे डिलीवर होने के बाद अगेन हमें इस परसेंटेज डेप्थ डोज का ख्याल करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर 6 या 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे 5 सेंटीमीटर पे या 6 सेंटीमीटर पे 80% डोज डिलीवर हो रहा है। तो इस कंस्ट्रेंट से हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि फोटान में देखें तो ये 15 सेंटीमीटर तक भी इसका कुछ 50% डोज मिलता है। इलेक्ट्रॉन के अगर ये करेक्टरिस्टिक देखें तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये दिखा रही है कि 6 सेंटीमीटर में तकरीबन इसका डोज खत्म होकर 0 के लगभग आ गया है। तो अगर ट्यूमर स्किन के साथ और उसके बाद 2-4 सेंटीमीटर तक है तो उसके लिए बेहतर है कि इलेक्ट्रॉन बीम यूज करें ताकि उसके बाद उसको कोई डोज ना मिले। लेकिन बाजू का ट्यूमर डीप सीटेड होते हैं। लेकिन आजकल एक जदीद टेक्निक है प्रोटॉन, वो इनसे दोनों से बेनिफिट हमें देता है कि उसमें जहां आप चाहें वहां पे पीक डोज डिलीवर करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस ग्राफ में देखें तो ये 300 मिलीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर, इस जगह पे भी आप इसके रिलेटिव डोज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ये कंपैरिजन है फोटॉन यानी एक्सरे का और इलेक्ट्रॉन का। तो देख सकते हैं कि उसमें डोज स्टिल एग्जिस्ट करता है चाहे आप 20 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, लेकिन इसमें 5-6 सेंटीमीटर पे भी आपको इलेक्ट्रॉन में डोज खत्म हो जाता है। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए अगर ट्यूमर ज़्यादा डीप सीटेड है तो फिर मिक्स करके हम डिफरेंट एंगल से बीम रेडिएशन देते हैं। मिसाल के तौर पर जब CT स्कैनर लेते हैं तो हम इमेज उस इमेज से हम ट्यूमर की एक 3D व्यू बना सकते हैं। एक टेक्निक है जिसको DRR डिजिटली रिकंस्ट्रक्टेड रेडियोग्राफ कहते हैं, जिसमें हम एक स्लाइस पे जाके ट्यूमर को मार्क करवाते हैं डॉक्टर से और फिर उनको दोबारा डिफ्यूज कर देते हैं तो हमें 3 डायमेंशनल व्यू मिलेगा। और उसके बाद उसके पास कोई और ऑर्गन एट रिस्क है वो भी हमें मिलेगा जिसको हमने बचाना है। तो फिर अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह से प्लान कर लें कि उसको 2 बीम्स दे दें 0 डिग्री से और 90 डिग्री से, तो ट्यूमर में तो डोज बहुत हमें मिल रहा है, लेकिन ट्यूमर से ऊपर ट्यूमर से नीचे भी ठीक ठाक है। जो रेड कलर है ये 100% डोज को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट कलर्स यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये कलर येलो है तो ये 70-80% और ब्लू ग्रीन जो है वो 20-30% डोज को। तो दिस इज अ वेरी बैड प्लान। इसको थोड़ा सा बेहतर यूं बना सकते हैं कि 2 की बजाय आप 3 फील्ड कर दें और थोड़ा ओब्लीक कर दें। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने स्पाइनल कार्ड को सिक्योर किया, ट्यूमर में डोज मैक्सिमाइज किया और बाकी जगहों पे इसको 0 और 90 की बजाय थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे हमने डोज दिया। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये सारी प्रोसेस जो है इसको ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम तमाम अपने अवेलेबल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं। ये 3 फील्ड्स हैं, ये 3 से 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। IMRT के केसेस में ये बढ़ते जाते हैं, जिससे हम वो जो ट्यूमर को ज़्यादा डोज है ताकि सारे जो बीम है वो वहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकें। अदरवाइज नॉर्मल टिश्यूज़ को ज़्यादा डोज मिलता है तो उसको हमने शेयर करवाया डिफरेंट
ڈفرینٹ فیلڈ سیٹنگ کر کے. تو فیلڈ سیٹنگ، اس کے علاوہ اس میں بیم ویٹ یعنی بھی اس کا جو ریشو ہوگا کتنا ہوگا، ویجز کا کیا کنسیپٹ ہے، آئی ایم آر ٹی کیا ہے، یہ ہم اگلے ڈسکشن میں انشاءاللہ کریں گے. تو آج اتنا کچھ بریف ہم نے ڈسکس کیا کہ ریڈیو تھراپی میں کس طرح سے ریڈیشن دی جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، ریڈیشن تھراپی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک سیشن میں نہیں ہوتا ہے، وہ فریکشنز میں ہوتا ہے. وہ 15 20 25 یا 30 فریکشن ہوتے ہیں. پیشنٹ ڈیلی کچھ ٹائم کے لیے آئے گا اور اس کو وہ ڈوز ملے گا، اس کے بعد وہ دوبارہ واپس چلا جائے گا. اس طرح وہ اپنے فریکشنز میں آ کے اس ڈوز کو لے کے واپس چلا جائے گا. باقی اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں. تھینک یو.